ओके, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग बात करते हैं। आज लेक्चर नंबर 7 की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 to 6 आप देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ इसे पहले देख लें, फिर हम लोग, क्योंकि जो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। आइए एक छोटा सा प्रे करते हैं, बोलेंगे थैंक्स गॉड फॉर गिविंग मी ए ब्यूटीफुल लाइफ, ए स्माइल। यस, ये आप हैं। ओके, इसको भी देख लेंगे थोड़ा सा, एज योर विश। चलें, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या बात किया था? हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था क्वेश्चन। पिछले एक लेक्चर में, आप लेक्चर नंबर 6 में देखेंगे तो क्वेश्चन है। लेक्चर नंबर 5 में क्या बात किया था भाई? तो कोई भी यहाँ पे एक क्यूब है, ये क्यूब है, इस क्यूब के बारे में बात किया था जी। ये कॉर्नर पे होता है तो क्या होता है, कितना कंट्रीब्यूशन? 1/8। एज पे होता है तो 1/4, फेस पे होता है तो 1/2, और बॉडी सेंटर पे होता है तो 1। ऐसे भी बात किया है, ठीक है। हमको क्या देखना है, देखिए क्या लिखा हुआ है एज लेंथ के बारे में। एज लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट्स है। एज लेंथ के बारे में बात करना है। एज लेंथ किसको बोलते हैं? इसको। अब देखिए यहाँ पे बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये एज लेंथ है, दिस द एज लेंथ, ठीक है। अब एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज मैं बता दूं आपको, जो ये एटम का अरेंजमेंट ऐसे हम लोगों ने जरूर दिखाते जरूर हैं। सी हियर, ये देखिए हमने एटम का अरेंजमेंट ऐसे दिखाता है, ऐसे दिखाते हैं ना। ये ऐसे नहीं है, एक्चुअल में ऐसे नहीं है, एटम ऐसे नहीं है। एटम का अरेंजमेंट की बात कर रहे थे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, आपस में टच में है, राइट। यहाँ पे आएगा तो ये टच में होगा, यहाँ पे होगा तो ये टच में होगा, ठीक है। अब देखिए जब एटम आपस में टच में है तो इसका डिस्टेंस अगर r है और इसका डिस्टेंस भी r है, और इस पूरे का डिस्टेंस यानी कि ये वाला जो है a है, तो हम क्या बोले a इक्वल टू 2r, यस और नो, ठीक है। या a इक्वल टू 2r स्मॉल r, जो भी है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना r, a रेडियस है भाई एक का, और यहाँ पे से यहाँ तक डिस्टेंस कितना a। अब देखिए ये जो कट किया हुआ है ये कितना पोर्शन है भाई, ये कितना पोर्शन है, इस क्यूब में कितना पोर्शन गया? इट्स 1/8। मैंने पहले बात कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो आप जाके देखिए। जो कोई भी कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होता है उसका किसी एक सिंगल यूनिट सेल में 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। इसका भी 1/8 कंट्रीब्यूशन है, इसका भी 1/8 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 है, ठीक है। इसका भी 1/8 है। सबको मिला देंगे तो एटम 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1/8 × 8 इक्वल टू 1 हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्या रिलेशन मिला यहाँ से? a इक्वल टू 2r या a इक्वल टू 2r, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बॉडी सेंटर के केस में। तो क्या होता है बॉडी सेंटर में, कहाँ का एटम प्रेजेंट होता है? एक कॉर्नर पे होगा, एज वेल एज कहाँ पे होगा? कॉर्नर पे प्लस कहाँ पे? बॉडी पे, बॉडी सेंटर, है ना। चलो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो चीजें, अगर ये बॉडी सेंटर पे है, ये बॉडी सेंटर पे है, तो दो चीजें हम कर दिखते हैं। ये जो है यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ये आपस में टच में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो एटम होगा ना उससे टच में होगा, ऐसे होता है, ठीक है। ये एटम से बॉडी सेंटर टच में होता है, और बॉडी सेंटर इस कॉर्नर से, माने कि ये बॉडी सेंटर का ये जो एटम है, ये जो एटम दिख रहा है, ये हर एक कॉर्नर से टच में है, लेकिन हर कॉर्नर पे जितने एटम है आपस में टच में नहीं होता है, ठीक है। अब हमको निकालना है, इसका डिस्टेंस दिया हुआ, दिस इज द ए डिस्टेंस दिया हुआ है, ये वाला कितना डिस्टेंस है? a है। जब ये a डिस्टेंस दिया हुआ है तो हमको निकालना है, तो कैसे करें? तो देखिए ये एटम है, इसका ये r हो गया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस के लिए 2r हो गया, दिख रहा है, और ये वाला के लिए फिर से r हो गया। तो क्या दिखाई दिया? यहां से लेके यहां तक है, कितना दिखाई देगा बोलो? 4r दिखाई दिया। अब ये डिस्टेंस a के फॉर्म में निकल जाए तो काम बन जाए, है ना। ओके, तो अब देखिए मैं एक छोटा सा चीज बता रहा हूं आपको। यहां पे देखो, ये a है, ये a है ना, दोनों a है। तो ये वाला का फेस डायगोनल कितना होगा? आप पहले बात कर चुके हैं, हम बता चुका हूं मैं, a² + a² का रूट ओवर, एंड दैट इज इक्वल टू 2a² का रूट ओवर, दैट इज इक्वल टू √2a। ये आप जानते हैं, ओके। √2a, ये और ये, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूं एक बार, वेट,
ओके सी, ये देखिएगा, ये आपको डिस्टेंस पता है, ये आपको डिस्टेंस पता है कितने के बराबर 4r, ये डिस्टेंस आपको पता है a के बराबर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है √2a, ये कितना है a, क्या a के फॉर्म में ये निकल जाएगा? निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे बोलिए? तो √2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट ओवर, ऐसे निकलता ना भाई। ओके, तो क्या करें, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट ओवर एंड दैट इज इक्वल टू √3a, a के फॉर्म में मिल गया, और r के फॉर्म में जानते हैं 4r, तो क्या बात करें, √3a इज इक्वल टू 4r। दिस इज द रिलेशन। हम अभी रिलेशन ही पढ़ रहे हैं, किसके किसके बीच में, a के बीच में और r के बीच में। तो अब आपको मैं पूछ लूं a बराबर क्या हो जाएगा, तो 4r बाई √3 कर देंगे, ठीक है। अगर r के बारे में पूछ लेता तो क्या करते, r इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, किसी भी एटम का रेडियस क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, √3a बाई r हो जाएगा, √3a बाई 4 हो जाएगा। यस और नो? यस, यस और नो जी। यही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इधर, ये r है, ये a है, ये भी a है, तो ये b निकल जाएगा, तो क्या लिखा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, चूंकि ये भी a है, ये भी a है, तो b स्क्वायर ये निकल जाएगा। ओके, अब जब ये b निकल गया और ये आपको a पता ही है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। यस और नो? ये 90 डिग्री का एंगल है, हाँ ये वाला, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है क्या? हाँ, ऐसे और ऐसे, ये डायगोनल पे है, डायगोनल पे है, 90 डिग्री का एंगल होगा ये। तो क्या समझ में आया यहाँ से? वन सेकेंड, 90 डिग्री नहीं होगा तो ये होगा ही नहीं फॉर्मूला। सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वन सेकेंड, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद से आपको ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। हमने बात किया था, ये वाला फॉर्मूला के बारे में बात कर चुका हूं मैं, ठीक है। चलो, तो यहां से ये तो समझ में आ गया। उसके बाद ये रिलेशन, हमको दो रिलेशन, पहला रिलेशन क्या था साहब, a इज इक्वल टू 2r, दूसरा रिलेशन क्या मिला मुझे, √3a बाई 4r, राइट। थर्ड केस, थर्ड में देखते हैं, फेस सेंटर पे है, कॉर्नर पे एज वेल एज फेस सेंटर, क्या लिखा हुआ, एटम प्रेजेंट अलोंग फेस डायगोनल आर टचिंग, ठीक है, फेस डायगोनल पे टच करेगा, लेकिन एटम है कहां पे, देखिए इधर एटम कहां पे है भाई, ऐसे है, एक एटम एक एटम एक एटम एक एटम, ये तो है ही कॉर्नर पे है ना, एक एटम, ये फेस डायगोनल पे, फेस डायगोनल। अब देखिए ये आपस में टच में होंगे, इसके आपस में टच में होंगे, लेकिन ये एटम और ये एटम आपस में टच में नहीं है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, अगर हमारे पास हमको बात करना होगा तो मुझे क्या बात करना पड़ेगा, देखिए अगर बात करना होगा तो ये तो आपस में टच में है, ये वाला और ये वाला आपस में टच में नहीं है, लेकिन ये वाला और बीच का ये वाला, ये तीनों आपस में टच में है। तो हम क्या देखें, इससे यहां से r होगा, ये टच में है तो 2r होगा, और ये टच में है तो r होगा, ठीक है, तो 4r हो गया। ओके, ये a दिया हुआ, दी जाते गिवन a, तो a ये है, तो इसको निकाल लेंगे डायगोनल, तो क्या हो जाएगा, √2a, यानी कि 4r इक्वल टू √2a, तो a इक्वल टू क्या लेंगे, 4r बाई √2। क्या ऐसा निकाल सकता हूं मैं? जरूर निकाल सकते हैं। a बराबर, अगर कैपिटल R पूछ देता तो √2a बाई 4, दिस इज द आंसर। अब यही चीजें लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए, a इक्वल टू 4r, 4r क्यों लिखा भाई, क्योंकि जी ये एक एटम प्रेजेंट है, ये वाला, तो इसका r ये वाला, और ये वाला 2r, और ये वाला r, तो ये r, ये 2r, और ये r, ये वाला का r, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, फेस सेंटर में 1/2 कंट्रीब्यूशन, इसीलिए ये आधा दिखाया गया, ये हाफ दिखाया गया है, मतलब कि एक क्यूब का हाफ जो है वो दूसरे क्यूब का पार्ट है, ठीक है, तो उसको हटा दिया गया है, और ये 1/2 कंट्रीब्यूशन उसके पार्ट है, ठीक है। ओके, तो ये r, ये 4r, दैट इज द b इक्वल टू 4r हो गया, और b इक्वल टू क्या था, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि ये भी a है, ये भी a है, a और a, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या, ये b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा 16, यानी कि जो 4r, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया यहाँ, देखिए यहाँ पे लिख दिया क्या, 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ऐसा
ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको प्लस कर दो 2a²। अब देखिए इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8r² का रूट ओवर एंड दैट इज इक्वल टू 2√2r, ऐसा आ जाएगा। ये आया आपके पास, आया। चलो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, a बराबर उतना ही है ना, इसको देखते हैं 2 × 2 × r लिख सकता हूँ ऐसा, और √2 लिख सकता हूँ। तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या नीचे में क्या हो जाएगा भाई, नहीं नीचे में नहीं, ऊपर में क्या हो जाएगा √2। तो हमको क्या मिला 2√2 कैपिटल R। क्या दोनों सेम है? यस सर नो जी, दोनों ही सेम है। समझ में आया कि नहीं आया साहब? आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अगर मैथमेटिक्स के नहीं हैं तो भी समझ में आना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 90 डिग्री के एंगल होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, आप जानते हैं, 10th स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं, यू नो दैट वेरी वेल, राइट। चले बोलो, नाइस। चले नेक्स्ट, अब बात करते हैं हमारे पास क्या क्या पढ़ा मैंने अभी तक। तो क्या क्या पढ़ा भाई अभी तक, बोलो क्या पढ़ा? SCC क्या पढ़ा? SCC में a = 2r। BCC क्या पढ़ा? a = what? बोलो 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 बोलो, कितना पढ़ा? 4r/√3, √3 ये होता है। और FCC क्या पढ़े? a = क्या पढ़ा? 4r/√2, ऐसे ही पढ़ा ना। चलो अब a हमको पता चल गया, हमारे पास क्या है दिया हुआ है, क्या गिवन है, देखिए ये है ऐसे। अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में दें, मैं इसको और स्लो होकर के, हालांकि इसमें बहुत फास्ट नहीं हूँ, मैं काफ़ी जो पेस होता है मेरा वही है, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा, जो कि और ऐसा नहीं है जो मैं आपको समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आएगा। सी हियर, ये देखिए अगर ये A है, 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 ठीक है, और ये A है, तो इससे क्या होगा, A दिया हुआ है, तो क्या करें हम, क्या करें, हमको अगर इसका वॉल्यूम निकालना तो A³ कर दीजिए, दैट इज द वॉल्यूम। क्या बोलते? अब हमको SCC के लिए A पता है, BCC के लिए A पता है, FCC के लिए A पता है, तो निकल जाएगा। तो यही लिखा हुआ, वॉल्यूम ऑफ SCC इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ BCC इक्वल टू FCC इज इक्वल टू A³। अब क्या ये तीनों बराबर होगा? नहीं, वो बोला जो A³ के बराबर होगा, सबका वॉल्यूम जिसका भी निकालना हो, SCC BCC FCC जिस किसी का भी निकालना है आपको A³ करना ही पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू रिजल्ट अलग अलग आएगा। अब देखिए कितना अच्छा इंटरेस्टिंग है, वॉल्यूम ऑफ SCC इक्वल टू 2r लिख दिया, 2r कैपिटल R लिख दें, स्मॉल r लिख दें, कुछ भी दिक्कत नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ है बैक साइड का, पीछे वाला जो स्लाइड देखा था, कैपिटल 2r³ कर दें एंड दैट इज इक्वल टू 8r³, ठीक है। यस और नो? यस। तो ये हुआ आपके पास वॉल्यूम। सेकंड वॉल्यूम बोलता है किसका भाई? BCC का वॉल्यूम। तो A बराबर तो पता है ना, A बराबर यहाँ पे लिखा हूं मैंने, A बराबर व्हाट, A बराबर क्या होता है 4r/√3, तो 4r/√3 दैट इज द A³ हमने लिखा है यहाँ पे देखो A³, तो 4r/√3 के क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू 64r³ डिवाइडेड बाय 3√3। सेम एज FCC के केस में देखिए 2√2 क्यों लिखा, इसी को सिंप्लीफाई कर दो, इसी को सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2√2 कैपिटल R हो जाएगा, तो 2√2 क्यूब 16√3, ठीक है। ओके, इसी को सिंप्लीफाई, ये तीनों का वॉल्यूम आपको याद रखना पड़ेगा। तीनों का वॉल्यूम कब याद क्यों इंप्लीमेंट होगा, एफिशिएंसी में हम जाएंगे तो फिर से इसका भी जरूरत पड़ता है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ SCC बराबर 8r³, सही है, R के फॉर्म में, A के फॉर्म में होता तो A³ हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, BCC के केस में अगर बात करें, BCC के केस में तो क्या हो जाए 64, ये देखिए 64r³ डिवाइडेड बाई 3√3, ये सही है। FCC के केस में जब बात करेंगे तो 64r³ डिवाइडेड बाई 2√2, यहाँ पे मैंने ये कर दिया ताकि जब आपको एक समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या समझ में आए, एक थोड़ा सा एक रिलेशन के लिए मैंने ये बताया, ये चीज़ लिखने का कारण मुझे था ताकि जो एक चीज़ों को रिलेट कर सकें। यहाँ पे क्या है, तीनों डिफरेंट वैल्यू है, ये वैल्यू अलग, ये वैल्यू अलग, ये वैल्यू अलग, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको नजर आएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 8r³ होगा ये वॉल्यूम, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। ऐसे भी थोड़ा सा एक बार समझेंगे, समझ करके करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे क्या देखना है 64r³ डिवाइडेड बाई, जब BCC है तो BCC का डायगोनल क्या होता है √3 है,
तो यहाँ पे ए का टर्म तो है नहीं, तो क्या करता है 3√3, ठीक है। और यहाँ पे 64 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना कर दूँ 2√2। ये √2 आता था एफसीसी के केस में, √3 आता था बीसीसी के केस में। तो ये 3 है तो बाहर में 3 कर दो, यहाँ 2 है तो 2 कर दो। ये एक ट्रिक है आपको याद रखने का, अन्यथा आप तो बहुत आसानी से इसे ही कर सकते हैं, ठीक है। चले, समझ में आया। चलो नेक्स्ट यहां पे देखते हैं क्या लिखा हुआ साहब, ये देखो, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन एससीसी बीसीसी एंड एफसीसी यूनिट सेल। मैंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, केवल एटम का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये देखिए यहां पे ये चीजें है, यहां पे ये है, तो इस केस में क्या मिला हमारे पास, ये कॉर्नर पे तो है लेकिन इसके अंदर में वाइड भी तो मिलता था। ये देखिए ना, ये देखिए इस केस में ये वाला वाइड है, ये बीचों बीच में ये देखिए दिख रहा है, ये वाला सामने ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, ये वाइड है, ये सब वाइड है, ये सब वाइड है, इसके बीच में जो है ना वाइड है। मेन तो ऑक्युपाई करने वाला यही तो पोजीशन है, ये वाला है, ये वाला है, ये सब नो, ये सब है, ऑक्युपाई यही किया है। जो वाइड है उसको छोड़ देना है, तो जो वाइड है उसको नहीं हमको करना है, जो वाइड नहीं है उसके बारे में बात करना। तो देखिए यहाँ पे वी ऑफ एटम, तो वी ऑफ एटम के लिए तो हमको क्या समझ में है, नंबर ऑफ एटम इसमें कितना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने थे, क्या बोलेंगे, एक कॉर्नर पे 1/8, तो जेड इक्वल टू क्या होता है बोलो, लोकेशन इनटू कितना कर दूं 1/8 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 1, यस और नो बोलो, 1 हो जाएगा, होगा। अब हमको क्या लिखा है यहाँ देखो, वी ऑफ एटम इनसाइड यूनिट सेल, यानी कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितना है, बाहर वाला छोड़ दो, अंदर कितना है, तो क्या बोलेंगे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। बोलो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने, 1। अब वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, एक एटम से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है वी ऑफ एटम, किसी भी वी ऑफ एटम यानी कि वॉल्यूम ऑफ एटम किसी यूनिट सेल में, तो क्या लिखेंगे जेड का वैल्यू 1 4/3 पाई आर क्यूब। ये आर क्यूब बोले तो क्या है बोलो, किसी एक एटम का रेडियस जो है, किसी एक एटम का रेडियस, अगर कैपिटल आर है तो कैपिटल आर, स्मॉल आर उसके लिए तो कुछ बात नहीं है, कैपिटल आर लिखें स्मॉल आर लिखें कोई दिक्कत नहीं। सी हियर, तो एससीसी बीसीसी और एफसीसी मैं पहले बात कर चुका हूं, बोलो एफसीसी एससीसी केस में कहां पे होता है जेड इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि केवल कॉर्नर पे होते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/8 × 8 दैट इक्वल टू 1। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो यही हो जाएगा फॉर्मूला। तो वी ऑफ द एटम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यस सर नो, यस। बीसीसी के केस में क्या होगा बोलो, बीसीसी के केस में क्या होता है, कॉर्नर पे होता है एज वेल एज सेंटर पे होता है। सेंटर वाला तो कंप्लीटली उसके अंदर ही बैठा रहता है, वो किसी से शेयर नहीं करता, और कॉर्नर वाला तो शेयर करता है। तो कॉर्नर वाला सारे कॉर्नर को मिला के 1 और बीच में बैठा है 2, सारे कॉर्नर पे 1 और बीच वाला जो बैठा है वो 1 है, लेकिन दोनों को ऐड करने 2 हो जाएगा। तो आपको पहले भी बात कर चुके हैं, जेड का वैल्यू 2 हो गया, वी ऑफ द एटम इक्वल टू 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। सेम एज एफसीसी के केस में कहां पे होता है, कॉर्नर पे एज वेल एज फेस सेंटर। हाउ मेनी फेस सेंटर आर देयर, 6, तो देखो 6 × 1/2, ठीक है, अब प्लस 8 × 1/8 एंड दैट इज इक्वल टू 4। हम लोग बहुत बार बात किए हैं, ये देखो ये 3 हो जाएगा और इससे कटेगा तो ये 1 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 4। तो जेड का वैल्यू 4 है, यहाँ पे पुट करो, ये जेड का वैल्यू 4 पुट करो, अब 4/3 पाई आर क्यूब, यस सर नो। तो ये हमारे पास समझ में आया, समझ में आया। मैं कहाँ बढ़ रहा हूँ, अभी मैंने क्या बता दिया भाई, एरिया बता दिया, एज लेंथ बताया, एज लेंथ बताने के बाद से उससे मैं वॉल्यूम को निकलवाया, आप वॉल्यूम निकाले, और वॉल्यूम निकालने के बाद से किसका वॉल्यूम, पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम, किसी एटम का नहीं। अब यूनिट सेल का वॉल्यूम भी जान गए और वॉल्यूम ऑफ द एटम भी जान गए, तो अब आप कहाँ पे चले जाएंगे, इफिशियंसी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या मिलता है। अब देखते हैं पैकिंग इफिशियंसी, दीज आर द कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी हियर। पैकिंग इफिशियंसी को ईटा से बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। इफिशियंसी और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, इफिशियंसी हमेशा 100% में बोलते हैं, यानी कि ये क्या बोलते हैं 95% इफिशियंसी, ये 78% इफिशियंसी, 32% इफिशियंसी, ऐसे बोलते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन, यानी कि सपोज दैट 78/100 दैट इज इक्वल टू 0.78, दैट इज द फ्रैक्शन,
ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करें तो उसको बोलते हैं इफिशियंसी, और जब फ्रैक्शन बोलते हैं तो 0.1 माने पॉइंट में होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो इसके लिए डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है, परसेंटेज स्पेस, किसकी बात कर रहा है, अच्छा देखते हैं, परसेंटेज स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम प्रेजेंट इनसाइड द यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर में एटम जो प्रेजेंट है उसका परसेंटेज कितना है, कितना परसेंट ऑक्युपाई किया है ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ये देखिए कह रहा है कि यहां पे आपने यहां पे रख दिया, ये बोला, और इस पे एटम को अरेंज कर दीजिए, तो जो बाहर गया है कॉर्नर से, जो बाहर गया वो तो दूसरे का है, लेकिन जो इसका है तो उस सबको मिला करके ये जो यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है, जो यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उसका कितना परसेंट वो एटम का ऑक्युपाई किया है। बट नहीं समझे मैं क्या बोला, कि जो कोई भी यूनिट सेल है, अब यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने ऑक्युपाई किए हैं या कितने परसेंटेज है उसका, मैं अगर पूछा, मैं बोलता हूं ये यूनिट सेल का वॉल्यूम 100 है, मैं मान लिया, और यहाँ पे जो एटम्स प्रेजेंट है हर कॉर्नर पे, तो उनका परसेंटेज जो है, जो बाहर चले गए वो दूसरे क्यूब का है तो है ही, जो इनके हैं मैं मान लिया 56%, तो कितने परसेंट ऑक्युपाई किए, 56%, तो ये तो यही है, ये परसेंटेज ऑक्युपाई कितना हो गया 56%। अगर पूछूं जो परसेंटेज वॉइड कितना है तो क्या बोलेंगे 100 माइनस 56 एंड दैट इज इक्वल टू 44, यस और नो, यही तो बोलते हैं ना, यस और नो। चलो इसी को दूसरे फॉर्म में देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे, इट रिप्रेजेंट इफेक्टिवनेस ऑफ पैकिंग। पैकिंग जो हुआ है कितना इफेक्टिव है। अगर मानते हैं जहां आपने कहा जो किसी भी क्यूब का अगर क्यूब है 100%, मानते हैं जहां उसका वॉल्यूम 100 यूनिट है, मैं मान लिया, और उसका पैकिंग इफिशियंसी बोले तो पैकिंग यानी कि नंबर ऑफ एटम उसमें ठूस कर डाल दिए, उसमें पूरा पैक कर दिए, तो उसमें 95% अगर भर गया, इसका मतलब बहुत कम वॉइड बचा है। तो पैक, वही तो बता इफेक्टिवनेस ऑफ पैकिंग, जितनी ज्यादा पैकिंग इफिशियंसी होगा उतनी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पैक हुआ है, एकदम धीरे धीरे होकर के पूरी तरह से कॉम्पैक्ट पैकिंग हुआ है, यस और नो, यस, ओके। तो ये दो तरीके का डेफिनेशन है, कहीं कहीं ये लिखता है कहीं वो लिखता है, मैंने लिख दिया आपको ताकि आपको बहुत आसान हो सके। वेल, अब देखिए हमारे पास एक चीज और बता दूं आपको, इफिशियंसी जब भी बात करता है, इफिशियंसी मैं आपको पूछता हूं कि एक छोटा सा, इससे पहले मैं आपको सपोज दैट आपने 12th का एग्जाम दिया, ठीक है, 500 मार्क्स का एग्जाम है, आपने कितना लाया 450 आपने लाया, तो आपसे आज परसेंटेज कितना था, आप क्या करते हैं 450 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100 करते हैं ना, एंड दैट इज इक्वल टू 90%। शायद 90% आएगा, बोलो, हाँ 90%। आपने क्या किया, जो 90%, तो मैं आपसे पूछा आज आपकी इफिशियंसी कितनी है, तो 90%। आप ऐसे क्यों कहा, तो किसके रेस्पेक्ट में कहा, 500 के रेस्पेक्ट में 90% आया ना, 1000 के रेस्पेक्ट में बोलता तो कितना परसेंट आता, बोलो 45%। यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम इफिशियंसी की बात करते हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास कोई एक यूनिट सेल है, उसके अंदर में एटम डाल दिया, तो हम क्या करेंगे, ये एटम का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम इंटू 100, क्या बोलते हैं, फिर से किसी भी चीज का इफिशियंसी या परसेंटेज निकालना होगा, आप परसेंटेज की बात कर लो, जो परसेंटेज, चूंकि इफिशियंसी परसेंटेज में होता है, तो अगर परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, जितना आपने नंबर पाया और जितना में पाया, कितना में पाया, 500 में 450 पाया, तो 450 बाई 500 इंटू 100। उसी तरीके से किसी क्यूब है, इस क्यूब में कितने एटम पैक्ड हैं, परसेंटेज कितने हैं उसके, तो क्या करेंगे, जितने एटम का वॉल्यूम है, इसके अंदर में जितने एटम पड़े हुए हैं उसका वॉल्यूम पहले निकालना पड़ेगा, जो हम लोग ने सीख चुके हैं, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम को डिवाइड कर दे इंटू 100 कर दे, यस सर नो। चलो देखते हैं, सी ये देखिए इफिशियंसी बराबर वी ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय वी ऑफ द यूनिट सेल इंटू 100, क्या
और पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल वी ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय वी ऑफ द यूनिट सेल। वी बोले तो वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यस और नो? यस। चले नेक्स्ट बात करते हैं। टू टाइप का पैकिंग होता है, यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, और इससे क्वेश्चन पूछ दिया था, इससे क्वेश्चन एडवांस में पूछा था, और हेक्सागोनल शेप का पूछा था, बहुत लेंदी क्वेश्चन पूछा, कंप्रीहेंशन था 12 नंबर का, 12 नंबर का कंप्रीहेंशन इसी बेस पे पूछा था, 2D के बारे में पूछा था। हालांकि इसके बारे में मैं चर्चा भी किया था एक बार, और इससे पहले भी चर्चा किया था। खैर, टू टाइप ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, दो टाइप का पैकिंग फ्रैक्शन। क्यों टू टाइप का पैकिंग फ्रैक्शन? एक होता है पैकिंग फ्रैक्शन फॉर 2D, एक होता है पैकिंग फ्रैक्शन फॉर 3D। एक चीज और आपको बता दूं, अगर यहीं पे इफिशियंसी लिख देता, PE लिख देता, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ 2D, तो इसमें क्या कर देते साहब, कुछ भी नहीं करना, इंटू 100 कर देते। इसमें पैकिंग इफिशियंसी पूछता तो 100 कर दे, यही तो करते। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, 2D का मतलब क्या होता है? प्लेनर। ये देखो ऐसे अरेंजमेंट होगा, ऐसे अरेंजमेंट होगा, ऐसे होगा, बोलो बोलिए, ऐसे होगा। एक ऐसा भी अरेंजमेंट हमने पढ़ा है, ये दोनों के बीच, ये ऊपर वाला दोनों के बीच, ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप का अरेंजमेंट मिला, एक ये और एक ये मिला। और इसी को 3D में जब करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, इसके ऊपर जब रखोगे ना तो ये नहीं होगा, हमको इसके ऊपर ही रखना पड़ेगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर ऐसे, और उसके ऊपर ऊपर ऐसे। 3D मैंने क्या बताया, वो इसमें कलर चेंज नहीं किया, मैं फिर से बता दूंगा आपको, आगे हम चलेंगे तो डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ जब भी 3D की बात करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में होता है, ठीक है। तो उसको एरिया नहीं, उसके लिए हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब एक प्लेनर होगा, एक प्लेन में इधर एक्स जाएगा, इधर वाई जाएगा, तो अगर एक प्लेन में जाएगा तो इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, इसका वॉल्यूम नहीं। चूंकि इसका एरिया ही होता है, एक प्लेन है तो एरिया होगा, और 3 डायमेंशनल तो वॉल्यूम होगा, ठीक है। चलो, तो यही लिखा हुआ है, एरिया कवर्ड बाई एटम इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एरिया कवर कर रहा है एटम के द्वारा, दिखाता हूं अभी, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल का टोटल एरिया कितना है, समझ गए? चलो, यस सर नो। अभी ये केवल फॉर्मूला है, केवल फॉर्मूला है, हम आगे चल करके डिस्कशन कर रहे हैं फिर से। वन सेकेंड, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल एटम। कौन सा ऑल एटम की बात कर रहे हैं? ये तो देखो ना, यह देखिए, ये ऑल एटम क्यों कहा, क्योंकि ये यहां पे पड़ा है ना भाई, ये 8 एटम पड़ा है ना, क्या बोलते, 8 एटम, तो 8 एटम का वॉल्यूम कितना है, 8 एटम का वॉल्यूम बोले तो 8 एटम का कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है, इस यूनिट सेल में, और उसका वॉल्यूम क्या है, वही चीजें लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है यहां पे देखिए, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल एटम्स इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उसका कितना वॉल्यूम है। तो अगर 2 होता तो हम क्या करते, यहां पे सपोज दैट मैं मान लेता हूं, अभी तो राइट नाउ SCC का केस है तो 1 है, लेकिन अगर BCC होता तो क्या होता है, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ऐसा कर देते। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। इसका वॉल्यूम क्या पता है, ये A है, ये A है, ये A है, तो ये A क्यूब हो जाएगा। क्या बोलते, चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल इसमें कैसे कैसे होता होगा। सी, अब देखिए, इससे पहले मैंने दिखा दिया ये पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, पैकिंग फ्रैक्शन है चाहे पैकिंग एफिशिएंसी, आप समझ गए हैं ये कैसे कैसे होता है। अब मैं यहाँ से डिटेल जा करके उसके बाद से इसके एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है, इसके बेस पे क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है वो मैं बताता हूँ। पहले इसको देखते हैं 2D में क्या क्या पॉसिबल है। देखो इधर यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, क्लोज पैकिंग इन 2D यूनिट सेल। क्लोज पैकिंग किसको कितने टाइप का क्लोज पैकिंग होता है, देखो इधर केस नंबर 1, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों, ये एटम देखिए स्क्वायर के शेप में है, यस सर नो, स्क्वायर के शेप में। तो ABCD यहां से लेकर देखिए यहाँ पे ये और ये के बीच में कितना हो जाए, बोलो 2R। क्या बोलते, 2R हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया 2R, और दिस इज द A, दिस इज द B, दिस इज द C एंड दिस इज द D, ये भी लिख दिया। ये इतना ही एटम कंट्रीब्यूटेड है ना, इतना ही एटम कंट्रीब्यूटेड है, देख लीजिए जिसको मैं डार्क कर रहा हूं,
ये तो वॉइड है भाई, ये तो वॉइड है, ये तो वॉइड है ना, ठीक है। तो कितना कंट्रीब्यूटेड है यहां पे देखिए, अगर मैं बात करता यहां पे भी एक सेल लगाता, यहां पे लगा देता, यहां पे लगा देता, एक यहां पे भी लगा देता है, चूंकि एक्स वाई प्लेन में तो चारों तरफ होता, तो ये आधा इसमें चला जाता, 1/4 इसमें चला जाता, 1/4 इसमें चला जाता। तो हमको तो क्या चाहिए, हमको सिर्फ इसके बारे में चाहिए ना, कि ये इसके बारे में चाहिए था, ये वाला कितना होगा, यही जानना है। तो कितना हुआ आप क्या समझे, 1/4 का कंट्रीब्यूशन, समझ गए क्या, यस और नो बोलो जी, 1/4। अगर ये 1/4 इसमें आया, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, बोलो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, कितने के बराबर, कितने एटम के बराबर हुआ, बोलो 1 एटम के बराबर। समझ में आया क्या, बोलिए, समझ में आया, आया। अब देखो यहां पे ये चीजें हैं, इसी के बारे में हमको पढ़ना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन इसी के बारे में एडवांस पूछा था। नीट तो कभी पूछ ही नहीं सकता इसके बारे में, एडवांस अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सॉरी ये हेक्सागोनल के केस में मैंने ये देखो हेक्सागोनल के केस में, जस्ट इसके बाद मैं बताता हूँ, ये हेक्सागोनल के केस में एडवांस पूछा, सॉरी इसके बारे में नहीं, इसके बारे में नहीं, हेक्सागोनल के केस में पूछा था। तो इसके लिए देखिए एक अरेंजमेंट और भी हो सकता है, क्या आपने तो अरेंज ऐसे तो कर ही दिया, एक हम कह रहे हैं, चाहे ये आप कहें जी सर मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दीजिए। तो जब आप ऐसे करेंगे तो एक बीच में पड़ गया ये वाला, हमने क्या पढ़ाया था, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव पढ़ाया था ना, याद है। प्रिमिटिव उसको बोलते हैं जो केवल कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट हो, वो देखिए वो कहां पे है, क्यूबिकल है या फिर प्लेनर है, उससे मतलब नहीं है, केवल कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव। और कॉर्नर के अलावा किसी सेंटर पे प्रेजेंट हो, दैट इज द नॉन प्रिमिटिव, यस सर नो। तो देखिए इसी को बोलते हैं एससीसी, इसी को बोलते हैं बीसीसी। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग क्या है, एससीसी का मतलब है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्यूब तो बन नहीं रहा है भाई, ये क्यूब तो बन नहीं रहा है, फिर क्यों बोला, क्यूब का मतलब एक्स वाई जेड होना चाहिए। ये एक्चुअल में क्यूबिक और बीसीसी टाइप लिखा हुआ है, ये है नहीं टाइप। टाइप बोले तो क्या, सिंपल क्यूबिक मतलब केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, और बॉडी सेंटर का मतलब क्या होता है, बीसीसी का मतलब क्या होता है कि कॉर्नर पे तो होगा ही और बीच में बॉडी सेंटर पे भी होगा। तो ये लिखा हुआ है जो एससीसी और बीसीसी टाइप होता है, उसको हम प्रिमिटिव कह सकते हैं और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव कब कह सकते हैं, क्योंकि एट कॉर्नर ओनली, तो इस केस में देख लीजिए केवल कॉर्नर पे पड़ा है। और दूसरा क्या लिखा हुआ, कॉर्नर प्लस क्या लिखा हुआ, सेंटर्ड पे लिखा हुआ है, तो ये देखो ये सेंटर पे भी तो है, यस और नो, दैट इज द नॉन प्रिमिटिव। समझ में आया, आया, थोड़ा डिटेल है ये, थोड़ा सा आप देखेंगे, खास करके जो लोग एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो इधर से पिक करता है क्वेश्चन, और खास करके आपको कहीं पे भी कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन नहीं है, कहीं पे भी आप बुक उठाकर देख लो, इसका कैलकुलेशन नहीं है, इसका कैलकुलेशन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं इसका भी बारे में बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा जी ये कैसे आता है। एडवांस में जब भी क्वेश्चन पूछता है, खासकर एडवांस की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो आप सोच नहीं सकते। मे भी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक, जनरली बुक में इसका कोई कैलकुलेशन नहीं दिखाएगा, आपको बता देगा जैसे ऐसे होता है, लेकिन कैलकुलेशन नहीं दिखाएगा। देखते हैं क्या होता है। अच्छा एक चीज़ मैं पूछ रहा था आपसे, इसका डिस्टेंस ए है, इसका भी डिस्टेंस ए है, ए इक्वल टू 2r होगा, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना होगा, तो क्या करेंगे बोलो, एरिया बराबर ये और ये स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो 2r स्क्वायर कर दो, इसका मतलब 4r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या ये भी एरिया ए होगा, ए तो होगा, लेकिन इक्वल टू 2r होगा क्या, दीज आर इक्वल टू 2r होगा, नो। ये देखिए यहां से यहां तक का r हो जाएगा, यहां से यहां तक का r हो जाएगा, ये बीच में वॉइड मिल गया ना भाई, तो नॉट इक्वल टू 2r। इसका मतलब क्या हुआ, a मस्ट बी ग्रेटर देन 2r के बराबर होगा। अब दिखाता हूं मैं कैसे निकालते हैं हम, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो ये देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, एरिया ऑफ यूनिट सेल कितना होगा भाई, एरिया ऑफ यूनिट सेल ए बी सी डी, ये लिखा हूं मैं ए बी सी डी, इसके बारे में डिस्कस करना है, इसके बारे में, तो ए बी सी डी लिखा हुआ है, तो एरिया कितना हो जाएगा 4r इक्वल टू क्या, 2r स्क्वायर, सॉरी 2r स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर ए बी सी डी। एरिया आप तो यूनिट सेल हो गया, मैंने अभी उसके बारे में बात नहीं किया, किसके बारे में, एटम का एरिया की बात नहीं किया, यूनिट सेल का बात किया, क्योंकि ए है,
ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं ये इसका एरिया, इसका यूनिट सेल का एरिया क्या होता है, वन सेकेंड ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसको भी आप ए माना है, इसको भी आपने ए माना है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहां पे 4r स्क्वायर नहीं होगा, ये ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4r। क्यों? क्योंकि a इज इक्वल टू, क्योंकि a नॉट इक्वल टू 2r होता साहब, यानी कि a ग्रेटर देन 2r होगा। तो उसको कैसे निकालते हैं, अब निकाल भी सकते हैं बट मैं दिखाता हूं थोड़ी देर में। ये देखिए, तो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट लिखता है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन ए न्यूट सेल। अब बोलिए कितने लोकेशन, हाउ मेनी लोकेशन आर देयर, लोकेशन कितना था बोलो, कॉर्नर पे है ना केवल, तो 4 लोकेशन, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना 1/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1। यस और नो? यस। ओके, एरिया ऑफ वन एटम कितना हो जाए बोलो, पाई स्क्वायर। इसका ये वाला है ना, इसका एरिया बताना है तो क्या बताएंगे यहाँ पे, तो पाई स्क्वायर, ये तो एरिया होता है, होगा ना, होगा। ओके, अब कहता है जब टोटल एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम, तो कितना करेंगे भाई, टोटल एरिया जब आप निकालेंगे, टोटल एरिया निकालना होगा तो क्या, जेड इंटू एरिया ऑफ वन एटम यानी कि पाई स्क्वायर, तो क्या होना 1 इंटू पाई स्क्वायर, क्या बोलते हैं बोलो, यस। तो यहाँ पे पाई स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब क्या, एरिया कवर्ड बाय 2 यूनिट सेल की बात करें तो एरिया कवर्ड बाय एटम डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो देखो 1 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, आर खत्म यानी कि पाई बाई 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0.785 एंड दैट इज इक्वल टू 78.5%। यस और नो? तो परसेंट पॉइंट कितने हो जाएंगे, 21%। ये तो इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी हो गया ये वाला। these are the packing fraction and this one is the percent of void. yes or no? समझ में आया? आया। ओके, अब देखते हैं यहां से एक छोटा सा, यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा बताने का कोशिश करूंगा। आइए, ये सारे चीजें, ये सारा रिजल्ट जो है आप समझ गए, मुझे आई होप सो आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हमको किसी भी तरीके से अगर ये ए निकाल दे तो काम बन जाएगा, ए निकाल दे तो काम बन जाएगा। ए कैसे निकालेंगे भाई, ए निकालने का क्या तरीका है मेरे पास, ये देखो, ये कितना है आर, ये कितना है 2r, ये कितना है आर, यहाँ से तो ये डिस्टेंस तो मुझे पता चल गया, मुझे ये डिस्टेंस पता नहीं है, ये डिस्टेंस पता नहीं है, और मुझे निकालना क्या है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसके कैलकुलेशन वाइज अगर बात करें तो हमारे पास इसका एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा। जब ए स्क्वायर होगा तो ये 2r के बराबर, अच्छा यहाँ पे तो 2r क्या बोलेंगे, a इज ग्रेटर देन 2r तो होगा, इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए अगर हमारे पास ये यूनिट सेल का ही है, इसमें तो कोई पंगा नहीं है, ये इसमें भी कोई पंगा है क्या, है, क्योंकि 4 इंटू 1/4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 1, क्योंकि ये सेंटर्ड पे है, दैट इज इक्वल टू 2। एक एटम का इतना हो गया। तो अब नेक्स्ट रिजल्ट जब हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर निकाल लें, यहाँ पे टोटल एरिया कवर्ड बाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू इतना। अब बात करते हैं, ये तो नहीं होता है, 4r स्क्वायर के बराबर तो नहीं होता भाई, तो कैसे करें। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पे मस्ट बी r का वैल्यू गिवन होना ही पड़ेगा। यहाँ पे r का वैल्यू गिवन नहीं होगा तो हमारे पास a का वैल्यू दिया होगा, या तो a का वैल्यू देगा या तो r का वैल्यू देगा। अगर r का वैल्यू देता, अच्छा r का वैल्यू देगा तो कैसे निकालेंगे, r का वैल्यू देगा तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये स्पेस है ना, ये आपको एक चीज बात कर सकता है, जब आप वॉइड में पढ़ेंगे ना तो बोलेगा क्या, जे एक स्मॉल रेडियस और ये कैपिटल रेडियस, ऐसे ऐसे बोल सकता है। ये छोटा वाला रेडियस का रेडियस ये बता सकता है, जे स्मॉल r जो है उसका रेडियस इतना है। तो अब यहां से एक थोड़ा सा चीज आपको हिंट मिल सकता है, a इज इक्वल टू सपोज दैट इसका कैपिटल R है और ये वाला कैपिटल R, ये वाला भी कैपिटल R, तो ये भी कैपिटल R अब प्लस 2r, ऐसा। तो a इज इक्वल टू क्या मिला, कैपिटल 2r प्लस 2 स्मॉल r एंड दैट इज इक्वल टू 2 प्लस r प्लस r। दिस इज द a, ये a का वैल्यू निकला, ठीक है।
अब आपको मस्ट भी ये वाला वैल्यू देना ही पड़ेगा उसको, जब तक वो नहीं देगा तब तक आप निकाल नहीं सकते इसको। तो जैसे वो देगा तो यहाँ से देखिए, वहाँ से देने के बाद आपके पास क्या निकालेंगे, ये देखो यहाँ पे देने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये आर का वैल्यू यानी कि यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर होगा तो यहाँ से तो कुछ वैल्यू रिजल्ट आएगा ना, क्योंकि अभी अभी पढ़ा मैंने ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इतना होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर करेंगे तो इसको बोले तो यानी कि जी कुछ अलग रिजल्ट आएगा, ये वाला नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू को यहाँ पुट करना पड़ेगा, कितना यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर बराबर कितना पुट करेंगे बोलो 2 इंटू आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, और इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे तो कुछ अलग रिजल्ट है, क्योंकि जी यहाँ पे 2 आ जाएगा, चूंकि 2 कहाँ से आया बोलो, यहाँ से अगर 2 लिखूं तो 2 कहाँ से आएगा, क्योंकि ये वाला तो है ही है, अब प्लस एक और भी है तो 2 हो जाएगा ना भाई। ठीक है, ठीक है, तो ओवरऑल मिले करके ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद से आप परसेंटेज निकाल करके आप निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि इसका कैलकुलेशन कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी बुक वुक में ढूंढ लेंगे नहीं मिलेगा। बस ये चीज़ें हो सकता है, होता है, ये हम लोगों ने एज्यूम किया, ये हम लोग देख करके कैलकुलेट किया, लेकिन स्मॉल आर का वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए हम उसमें दो हमारे पास अननोन हो जा रहे हैं, तो हम नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर जब भी इस पे क्वेश्चन देगा उसको मस्ट बी गिवन होना ही पड़ेगा। ठीक है, चले, तो ये समझ गए रिजल्ट। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ, क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोला गया, वो भी दोनों स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, एक सेंटर में जो है वो भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, और एक सेंटर पे नहीं है वो भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दो टाइप का बताया ना। बिकॉज रिपीटिंग यूनिट सेल इन द क्रिस्टल इज स्क्वायर, यानी कि प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव कुछ भी हो सकता है। समझ में आया, यस और नो बोलो। ठीक है, अब कहता वॉइड्स फॉर्म्ड इन द अरेंजमेंट आर स्क्वायर। देखो इधर कहता है जी स्क्वायर प्लेनर वॉइड बनता है, क्यों, क्योंकि जी ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, देखो इधर यहाँ पे जो वॉइड मिला, ये वाला जो वॉइड मिला क्या हुआ, स्क्वायर प्लेनर बोले तो 4 के वजह से, यानी कि पहली बात स्क्वायर प्लेनर किस लिए क्यों बोलते हैं, देखो ये ऐसे हो गया स्क्वायर हो गया, और उसके एकदम ठीक सेंटर से पास करो, एकदम ठीक सेंटर से, स्फीयर मानते हैं हम लोग, बॉल मानते हैं, एक स्फीयर मान लो, स्फीयर को बीचों बीच से कट करें तो जो वॉइड मिलेगा वो कहीं ना कहीं ये चारों के सेंटर पे तो वो भी मिलेगा, तो इसीलिए बोलते हैं इसके बारे में जे स्क्वायर प्लेनर वॉइड, बिल्कुल एक प्लेन में स्क्वायर प्लेनर वॉइड, यानी कि जो वॉइड मिला है उसी स्क्वायर के प्लेन में मिलेगा, दैट इज द स्क्वायर प्लेनर वॉइड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इज 4। कैसे भाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलते हैं बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर उसको बोलते हैं जो कि नंबर ऑफ एटम अटैच्ड हैं, कितने नंबर ऑफ एटम शेड किया हुआ है दूसरे से। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम शेड कितना किया है आप देख सकते हैं, देख लो इसके लिए भी देख लो, ये वाला एटम से ये और ये टच में है, ये वाला एटम की बात करें, चलो भाई इसका बात करें तो ये वाला टच में है, ये वाला टच में है, फिर से ये वाला टच में, फिर से ये वाला टच में, फिर से ये वाला टच है, यानी कि इस बी का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो 4 हो जाएगा, तो किसी के भी केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इज 4। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में मैं उधर भी डिस्कस किया पीछे वाला में, 1 into pi r square दिस एंड दैट इज इक्वल टू 78। यस और नो। नेक्स्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसके बारे में थोड़ा सा ये आपके लिए टफ पड़ सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या लिखा हुआ, अल्टरनेट लेयर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अलाइंड, मींस व्हाट, ये देखो ये ऐसे है और इसके बीच में एक ऐसे है, तो अब देखो ये ए मान लिया, मैं मान लेता हूं ये ए टाइप ये बी टाइप, क्यों भाई, क्योंकि ये लिखा हुआ है देखो ए और ये बी, क्यों, क्योंकि ये इसके सामने थोड़ी है, ये बी थोड़ा सा अलग है, ए थोड़ा अलग है, क्योंकि ये ए थोड़ा आगे से चल रहा है, बी थोड़ा पीछे चल रहा है, और बी के पीछे बी है, जस्ट नीचे है, और ए के नीचे ए है,
मीन्स व्हाट, ये लिखा हुआ अल्टरनेट लेयर, एक लेयर ऐसे बिछा दिया, फिर उसके बाद से थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा उसको शिफ्ट करके दोनों के ग्रुप में लाया और फिर शिफ्ट किया, फिर तीसरा जो लेयर है फिर से सेम पहले लेयर की तरह, फिर चौथा लेयर है सेकंड लेयर है। तो इसीलिए लिखा है इस केस में क्या कि हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जो होता है, वर्टिकल के ये देखो ये हॉरिजॉन्टल हो गया इसे और ये जो है वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जो है दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट वे में अरेंज है। खैर ये अरेंजमेंट मैंने थोड़ी देर पहले समझा दिया। अब यहां से देख ही सकते हैं हेक्सागोनल, ये देख लो स्क्वायर बना, ये हेक्सागोनल बन सकता है, ये वाला अरेंजमेंट हो सकता है, ये वाला आप ये देख सकते हैं, ये बीचों बीच पड़ा गया। तो मैं पूछा ये क्या होगा, ये बताओ, ये प्रिमिटिव होगा या नॉन प्रिमिटिव होगा? दी जाता है नॉन प्रिमिटिव, पहली बात। अब देखो यहाँ पे ये है तो ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये एंगल बना। मैं पूछता हूँ इसके बीच का एंगल कितना, बोलो 120 डिग्री। अगर इसको बीचों बीच से कर दे तो कितना एंगल होगा, ये वाला कितना होगा बोलो 60 डिग्री, ये कितना 60 डिग्री, ये कितना 60 डिग्री। क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बना, बोलो कितने बना इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाउ मेनी, दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4, दिस इज द 5, दिस इज द 6। इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर 6 बना है, एक का हमने एरिया निकाल ले और उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो यू कैन गॉट द आंसर। आपके पास ये वाला एरिया तो निकल ही जाएगा भाई। हमने अभी यूनिट सेल के एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने अभी यूनिट या यूं कहें यूनिट सेल के एरिया की पहले बात करें तो भी हो जाएगा, यानी कि एक ट्रायंगल का एरिया, हालांकि इसमें एक ट्रायंगल का एरिया की जब बात करेंगे तो ये वॉइड भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब कि एक यूनिट सेल का एरिया, एक यूनिट सेल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां से यहां से एक ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका एरिया निकाल लो और इसका एरिया निकाल करके इंटू 6 कर दो तो क्या मिल जाएगा, पूरे इसका पूरे हेक्सागोनल का एरिया निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा। ओके, दूसरी बात ये बोला है ये ट्राइएंगुलर, ट्राइएंगुलर वर्ड क्यों होता है भाई, देखो इधर 1 2 और 1 3 ऐसे ऐसे होता है। ये जो वर्ड मिलता है ना ये होता है तीन एटम के मिलने से, 1 2 और 1 3, यहाँ पे 2 यहाँ पे और 1 जस्ट यहाँ, जो इसके ठीक प्लेन में मिलेगा तो 3 के वजह से जो वर्ड मिलता है उसको बोलते हैं हम क्या, ट्राइएंगुलर वॉइड बोलते हैं। ठीक है, आइए इसका थोड़ा कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। हमको क्या निकालना है, इसका एरिया निकाल दे तो काम बन जाए मेरा। ये एक जगह और आएगा, आगे चल के बताऊंगा, HCP जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, बट यहीं पे सेम कैलकुलेशन है। ये देखिए एरिया बराबर बेस एरिया, बेस एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2R। 2R क्यों बोला भाई, क्योंकि ये देखो ना ये R होगा, ये देख लेते हैं, ये R है और ये R है, तो A बराबर कितना, सॉरी ये R है तो A बराबर कितना, A इक्वल टू क्या 2R। तो क्या बोलते हैं, अब देखो ये 2R होगा तो ये भी 2R होगा, ये भी 2R होगा, इक्विलैटरल है क्योंकि यहां से ये देखिए ना ये वाला टच है R, ये वाला भी टच है R, ये वाला टच है R, ये वाला भी टच है R। इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल में 2R के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे समझाने को 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल था, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर एरिया निकल जाएगा तो काम बन जाएगा, क्या बोलते हैं। ओके, तो जैसे आपने मैंने ड्रॉ किया वैसे देखिए ये खुद मैं बनाया हूं, इसको इस तरीके से ABCD ऐसे कर दिया और अब देखिए यहां से एक परपेंडिकुलर डालो, देखो मैं डाल दिया ऐसे, ये कितना हुआ एंगल 90 डिग्री, ये कितना हो गया बोलो 30 डिग्री, ये कितना 60 डिग्री। अगर इसका हमारे पास एरिया मिल जाए तो उसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला हो जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई करें तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए 1 2 3, समझ पा रहे हैं आप, मुझे पूरा भरोसा है 6 हो जाएगा। चलो इसके लिए देखो इधर ये 2R होगा क्या, क्योंकि जो 2R जरूर होगा, ये R है ये R है 2R हो जाएगा, ये भी 2R होगा ये भी 2R होगा। इसके बीच में हाइट हमको पता नहीं है भाई, लेकिन ये एंगल पता है 60 डिग्री, देख लीजिए यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री, ये और ये पता है मुझे कितना है बोलो 2R। तो 2R है तो पहले मैंने एक ट्रायंगल बना दो, लो ट्रायंगल बना दिया मैं। इस ट्रायंगल को बनाने के बाद यहां से यहां का डिस्टेंस कितना R, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना 2R और यहां से यहां के H, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा। इसके लिए जब 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो क्या बनेंगे 1/2 2R इंटू H, ऐसा ही होता है, आप मैथमेटिक्स 10th क्लास में पढ़े हैं। इसका एरिया निकालने के लिए 90 डिग्री एंगल जब होगा तो इसके लिए एरिया निकालने के लिए 1/2 2R इंटू H। अब देखिए
यहां पे एरिया जब निकालना है तो साइन थीटा बराबर, इस h के बारे में हमको कुछ आइडिया नहीं है, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं बोलो? साइन थीटा बराबर क्या लिखता है? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई क्या लिख दूं बोलो? बेस लिख दूं। तो h बाई, हाँ सॉरी साइन थीटा बराबर h बाई ऐसे क्यों, तो लंबा आधार होता है, तो ओके साइन थीटा बराबर होता है h परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो h बाई 2r, ये कितना होता है? √3/2, √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे h का वैल्यू निकल जाएगा क्या, देख लीजिए, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? √3r। इसी √3r को इसमें पुट कर दो, जब पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा? 1/2 2r इंटू √3r। आप समझ पाएंगे आप आसानी से, 2 2 कितना हो जाएगा? √3r²। ये क्या मिला मुझे? √3r²। किसका हुआ ये बोलो, किसका? ये किसके बारे में डिस्कस किया? सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ गलती लिख दिया क्या? मैंने कुछ गलती बता दिया। ये देखिए, एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर केवल इसका एरिया नहीं है, इसका एरिया नहीं है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू 2r इंटू h। h कब? जब इक्विलैटरल ट्रायंगल तो हाइपोटेन्यूज डालेंगे, h कर देंगे, सॉरी हाइपोटेन्यूज बार बार करते, परपेंडिकुलर डालेंगे, हाँ परपेंडिकुलर, h फॉर हाइपोटेन्यूज हम समझते थे, वो नहीं है, h फॉर हाइट, तो ये डालेंगे तो 1/2 2r इंटू h कर देंगे। यहाँ पे निकालने के बाद इसका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकल गया है, यानी कि एरिया ऑफ यूनिट सेल निकालना है तो ABCDE को 6 इंटू एरिया ऑफ किसके लिए? ABO। देखो इधर कहाँ लिखा हुआ ABO, मैंने यहाँ से निकाला और ये एरिया निकल गया आपके पास किसका? पूरे हेक्सागोनल का। समझ पाए क्या? मैं फिर से एक बार डिस्कस करूँ। देखिए, सबसे इसमें क्या आपको याद रखने की चीज़ है, इसको याद रखने का, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसका एरिया होता है 1/2। ये 2r जो अपने मन से नहीं लिखा मैं, इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो लेंथ होगा उसको यहाँ रख देना है, और इसके ऊपर में एक डिस्टेंस यानी कि हाइट को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ठीक 90 डिग्री के एंगल पे एक हाइट को रखना है। तो ये 1/2 एक्चुअल में लिख दिया, तभी मैं बता दिया क्या, ये एरिया, ये पूरे के एरिया का कैलकुलेट करने की बात कर दिया मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब एरिया निकल जाएगा तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। उस h के बारे में मुझे पता नहीं है, तो h इक्वल टू आप समझ सकते हैं sin 60 डिग्री बाई h/2r हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, h का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और उसके बाद से आप कर पाएंगे। समझ में आया? बोलो। ये थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ेगा और इससे भी टफ पड़ेगा आगे चलकर जब बात करेंगे। अगर ये आप समझ गए तो आधा काम निपट गया। अब हाइट निकालना होता है तो आगे जब जाएंगे ना 3 डायमेंशन, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? 2 डायमेंशनल की बात करें, 3 डायमेंशनल की बात नहीं किया मैंने, 2D कर रहा हूँ। तो 2D के केस में इतना है, आधा काम हो गया, आपको बेस निकल गया। अब हाइट निकालना है तो वहाँ पे फिर से एक बार और इसको एक बार और मैं बताऊँगा, ठीक है। चले, कहीं पे भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे और तब मैं आपको फिर से रिप्लाई कर पाऊँगा, ठीक है। चलो, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या क्या आया है आपके पास। तो आपके पास एरिया ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा साहब? 6√3r² हो गया। ये एरिया यूनिट सेल का है। टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं? तो अब देखिए यहाँ से एक चीज बता दीजिए आप फिर से, ये वाला है, ये देख लो, यहाँ पे देखो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। एक और उसके बाद से ऐसे ऐसे कुछ ऐसा कुछ होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जे इस सर्कल की बात करें तो टोटल कितना हो रहा है? 3 ही हो रहा है, 1 2 3, यानी कि 1/3 पार्ट आ रहा है। इस हेक्सागोनल में कितना पार्ट आ रहा है? ये वाला कितना पार्ट है? 1/3, चूंकि बाकी तो 2 अलग अलग में चला गया ना, तो 1/3। टोटल नंबर ऑफ कितना है? यहाँ पे 1 होगा, 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 यहाँ पे 1 होगा। या यूं कहें जे एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। तो हम क्या समझे? 1/3 × 6 कर दें क्या? एंड दैट इज इक्वल टू 2। क्या बोलते हैं? 2 कौन?
ये वाला पोर्शन से 2 आया, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, इफेक्टिव नंबर 2। लेकिन ये तो कंप्लीट एक बीच में पड़ा हुआ ना, तो 2 + 1 इक्वल टू क्या, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक तो बीचों बीच में है और 6 × 1/3, तो ये हो जाएगा 2 + 1 एंड दैट इज इक्वल टू 3। यस और नो? ओके, एक एटम का πr² जानते हैं, तो हमारे पास टोटल इफेक्टिव नंबर कितने हैं, 3, तो टोटल एरिया कितना होता है, 3 × πr² लिख दें। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय एटम इन ए यूनिट सेल, तो टोटल एटम कितने प्रेजेंट है, 3 πr², और टोटल एरिया ऑफ द यूनिट सेल बराबर कितना, 6√3r²। तो ये वाला जब करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, पाई बाई कितना हो जाएगा बोलो, 2√3 एंड दैट इक्वल टू 0.91 एंड दैट इज द 91%। सबसे मैक्सिमम पैकिंग इफिशिएंसी इन 2D के केस में ही होता है। ठीक है, 91%, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो परसेंट ऑफ वॉइड कितना मिला मेरे को साहब, सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट मिला, 9%। ये क्या लिखा हुआ देखो, हेक्सागोनल पैकिंग इज बेटर देन द स्क्वायर पैकिंग। क्यों भाई, क्योंकि स्क्वायर पैकिंग में 78.5% आता था, यहाँ पे कितना आ रहा है साहब, 91% आ रहा है। और 91% से ज़्यादा किसी में नहीं हो सकता, नहीं होता नहीं है, कैलकुलेशन करके दिखाएंगे मैं। नेक्स्ट, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखने की चीज़ें। अब देखते हैं इसके केस में, ये वही बात लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको हेक्सागोनल बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, क्योंकि ये इसका रिपीटिंग यूनिट हेक्सागोनल होता है। दूसरा है ऑल द वॉइड फॉर्म्ड इन द अरेंजमेंट आर ट्राइंगुलर प्लेनर वॉइड बिकॉज फॉर्म्ड बाय द टचिंग ऑफ द कितना स्फीयर, 3 स्फीयर। क्योंकि ये देखिए ट्राइंगुलर प्लेनर वॉइड बनता ही है, ये देखिए 1 2 3, इसी की वजह से यहाँ पे वॉइड मिला। तो वही बोलता है 3 स्फीयर को मिल करके और बनाता है, यानी कि जस्ट इसके सेंटर से कट करेंगे, ये स्फीयर है, इसके सेंटर से ऐसे कट करेंगे तो जहां पे वॉइड मिलेगा वो एकदम सेंटर से पास करते हुए जाएगा। यानी कि वॉइड का भी सेंटर और स्फीयर का भी सेंटर चारों एक प्लेन में होंगे। कौन, 3 स्फीयर का सेंटर और एक वॉइड का सेंटर, चारों को जैसे कट करोगे तो चारों एक प्लेन में मिलेंगे। तो इसीलिए बोलता है ट्राइएंगुलर 3 के वजह से जो वॉइड बनता है वो ट्राइएंगुलर प्लेनर वॉइड, यानी कि ट्राइएंगुलर जो होता है उसका जो सेंटर होता है और वॉइड का सेंटर बिल्कुल बीचों बीच में होता है। हम देखेंगे ट्राइंगुलर प्लेनर, एक होता है नॉन प्लेनर वॉइड, ये इसको बोलते हैं एक्चुअल में प्लेनर वॉइड। प्लेनर वॉइड क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन में है, जिस तरीके से सेंटर है स्फीयर का जो सेंटर है उसी प्लेन में वॉइड का भी प्लेन है, उसी प्लेन में वॉइड का भी सेंटर है। इसी को बोलते हैं क्या, प्लेनर वॉइड। और नॉन प्लेनर वॉइड कब बोलते हैं, जब जो स्फीयर का सेंटर का प्लेन कुछ अलग होगा, अब वॉइड का सेंटर का प्लेन कुछ अलग होगा, दैट इज कॉल्ड द नॉन प्लेनर वॉइड। तो हम बात करेंगे वॉइड के बारे में जब डिस्कस करेंगे। तो 3 स्फीयर को टच करने के बाद से ट्रायंगुलर प्लेनर, उसके बाद से यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जो 6 स्फीयर इज टचिंग, 6 स्फीयर टचिंग अदर स्फीयर, क्या लिखा हुआ, ईच स्फीयर इज टचिंग 6 अदर, हर एक स्फीयर 6 को टच कर रहा है। क्या लिखा हुआ, 2 in the same plane, 2 in the upper plane and 2 in the bottom plane। इसका क्या मतलब, इतना तो हम समझ में आ गया मेरे को। ये हर एक स्फीयर जो होता है 6 स्फीयर को टच कर रहा है और कह रहा है जो 2 सेम प्लेन में है, 2 ऊपर में है, 2 नीचे में। कैसे देखते हैं, ये देखिए इसके बारे में अगर बात करें, इसके बारे में, तो ये और ये सेम प्लेन में है और इससे टच किया हुआ में ये भी है, ये टच किया हुआ है, ये टच किया हुआ है, ये वाला और ये वाला भी टच किया, तो ये वाला 2 ऊपर हो गया और इससे टच करने वाले में ये है, ये और ये, देखो ये और ये है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेम प्लेन में है, ये 2 ऊपर वाला प्लेन में है, ये 2 नीचे वाले प्लेन में। ठीक है, तो यही बात बताया है। यानी कि किसी भी एटम, ये वाला जो स्टार लगा रहा हूँ, ये स्टार लगा रहा हूँ, इस 6 एटम से 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। वही बात यहाँ पे लिखा है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो होगा और एक स्फीयर 6 स्फीयर से टच में होता है और उसमें 2 सेम प्लेन होता है, 2 अपर प्लेन होता है, 2 बॉटम प्लेन होता है। तो इसीलिए लिखा है कोऑर्डिनेशन, देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इज इक्वल टू 6 होते हैं। समझ में आया क्या, यस सर नो बोलिए, यस।
चल ओ यस, थैंक यू सो मच। आप इसे भी देख लेंगे और जहाँ कहीं भी डाउट हो प्लीज़ आस्क मी, मुझे कॉल या मेल करें, मुझे कमेंट करें और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करें और थोड़ा एनर्जेटिक होकर के पढ़ें, ठीक है। चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।